नमस्कार फ्रेंड्स, आरपीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पदार्थ की संरचना एवं अणु। पदार्थ की संरचना एवं अणु। पदार्थ की संरचना एवं अणु की बात करें तो हम इसमें डिस्कस करेंगे पदार्थ की संरचना कैसी होती है, किस रूप में पाया जाता है, उसकी और अणु क्या होता है। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे तो हम कुछ टॉपिक इस टॉपिक में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो एक बार आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी टॉपिक डिस्कस करेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा आप देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे पदार्थ या द्रव्य, मैटर। मतलब पदार्थ या द्रव्य मतलब द्रव्य के गुणधर्म, द्रव्य के प्रकार, द्रव्य की अवस्था। मतलब द्रव्य क्या गुणधर्म है, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य की अवस्था कौन कौन सी अवस्था होती है, वो डिस्कस करेंगे। अगर पदार्थ की संरचना की बात करें तो पहले उस पदार्थ की संरचना के बारे में पहले सिद्धांत पढ़ेंगे। वो है कणाद का सिद्धांत, जो कणाद थ्योरी पढ़ेंगे। कणाद ने एक थ्योरी दी थी पदार्थ की संरचना के बारे में, वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम परमाणु, एटम के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु क्या है, कैसे बनता है, कैसे पाया जाता है। फिर पढ़ेंगे हम अणु के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किन मॉलिक्यूल्स का निर्माण कैसे होता है, किन किन एटम से मिलकर बनते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर आगे डिस्कस करेंगे अपन तत्व के बारे में। तत्व मतलब एलिमेंट तत्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनको तत्व कहते हैं। यौगिक आगे डिस्कस करेंगे अपन यौगिक के बारे में। यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्हें कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अगर यौगिक की बात करें तो उनको यौगिक किन अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वो डिस्कस करेंगे। मिक्सर क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब मिक्स होती है, दो तीन वस्तुओं से मिलकर बनी हुई पदार्थ या यौगिक को अपन मिक्सर कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे देखेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड रासायनिक चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे द्रव्य की अवस्था, परिवर्तन व प्रभाव। द्रव्य की अवस्था है, उनमें परिवर्तन और प्रभाव मतलब चेंजेज ऑफ लिक्विड एंड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पदार्थ का शुद्धिकरण, ये कुछ टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन टॉपिक बाय टॉपिक आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक लेंगे हम पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य की बात करें अपन तो मैटर की, तो मैं बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। बुक में जो भी है वैसे पढ़ाऊँगा आपको। तो पदार्थ के बारे में तो हमारे चारों ओर स्थित भिन्न भिन्न वस्तु जैसे जल, नमक और किताब, कंप्यूटर आदि सभी द्रव्य पदार्थ हैं जो अपने चारों तरफ स्थित होती है। जैसे जल हो गया, नमक हो गया, हवा हो गई, किताब हो गई, कंप्यूटर आदि द्रव्य या पदार्थ ही है, ये पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है उसमें द्रव्य समान होता है एवं जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, वह द्रव्य पदार्थ होता है। मतलब जो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, कोई वस्तु जो स्थान घेरती है मतलब जगह घेरती है, उसको द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं, या मास होता है वो। हम जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। अपने शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, आँख, कान, नाक, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती है ना, उनके द्वारा अपन महसूस कर सकते हैं किस चीज़ को, तो वही द्रव्य पदार्थ होती है। जब हम कहते हैं कि द्रव्य का द्रव्यमान होता है, तो इसका अर्थ होता है उसका भार होता है। मतलब अपन कहते हैं द्रव्य का भी द्रव्यमान होता है, तो उसे हम भार कहते हैं। ठीक है, भार कहते हैं। तो एक वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उतना ही अधिक उसका द्रव्यमान होगा। मतलब कोई वस्तु जितना उसमें जितना वजन होगा उतनी वो भारी होगी। बाहर को हम जैसे अपन बाहर को इस एम जी होता है, बाहर होता है एम जी होता है, जो एम द्रव्यमान होता है,
और जी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, जिसका मान 9.8 होता है। जी का मान 9.8 होता है। और एम हो गया द्रव्यमान हो गया। तो अब भार क्या होता है, अब जितना द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उतना ही भार बढ़ेगा, द्रव्यमान जितना बढ़ेगा उतना भार बढ़ेगा, लेकिन जी का मान तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उस यही वो बता, एक वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उतना ही अधिक उसका द्रव्यमान होगा। द्रव्य स्थान घेरता है, इसका अर्थ है कि उसका आयतन होता है। अगर द्रव्य होता है जो लिक्विड, जैसे लिक्विड होता है, मतलब द्रव्य में पानी आ गया तो पानी को अपन किसी पात्र में डालते हैं तो वो एक जगह घेरता है, वो पात्र में कोई जगह घेरता है, तो इसका मतलब इसका आयतन हो गया, आयतन होता है। तो आयतन होता है तो द्रव्य आयतन वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर होता है। जैसे हम आयतन की बात करें तो आयतन होता है द्रव्यमान बटा घनत्व, यह आयतन होता है। मतलब जितना द्रव्यमान और घनत्व के रेशियो को आयतन कहते हैं, अगर परिभाषा देखें तो। अब आगे बात करते हैं हम तो द्रव्य पदार्थ के बारे में। तो द्रव्य के गुणधर्म क्या, द्रव्य क्या गुणधर्म, द्रव्य के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। द्रव्य के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब द्रव्य कण निरंतर गतिशील मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब गतिशील होते रहते हैं। द्रव्य कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब द्रव्य कण एक कण को दूसरे कण आकर्षित करते हैं। एक कण मान लो, एक कण हो गया, ये कण हो गए तो ये इसको आकर्षित करता है, ये इसको आकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव्य के प्रकार, अगर द्रव्य के प्रकार की बात करें तो द्रव्य के दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध, प्योर मेटल और इम्प्योर मेटल। ऐसे द्रव्य जिनमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव होते हैं उन्हें शुद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया आदि। ये क्या होते हैं, इनमें ये प्योर द्रव्य होते हैं, मतलब इनमें कोई भी किसी प्रकार की मतलब अशुद्धि नहीं पाई जाती। तो तत्व एवं यौगिक शुद्ध द्रव्य है। इम्प्योर मैटर देखते हैं तो ऐसे द्रव्य जिनमें एक से अधिक प्रकार के घटक या अवयव होते हैं उन्हें अशुद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे शीतल पेय हो गया, ठंडा जल हो गया, मिट्टी हो गई, वायु हो गई आदि। जैसे वायु की बात करें तो वायु में होते धूल के मिट्टी कण आदि होते हैं। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में जैसे जल हो गया, यहाँ पर और बहुत सारी मतलब अशुद्धियाँ पाई जाती है, तो इस मिश्रण को अशुद्ध द्रव्य कहते हैं। अब आगे बात करें द्रव्य की अवस्था के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर। अगर स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अगर भौतिक अवस्था के आधार पर, वैसे तो द्रव्य को मतलब पाँच स्टेट में बांटा गया है, मतलब द्रव्य तो ठोस, सॉलिड, द्रव्य, लिक्विड, गैस, ये 3 अवस्था भौतिक अवस्था में होती है। लेकिन अपने प्रेजेंट टाइम पे वैज्ञानिकों के अनुसार 5 अवस्थाएं पर विचार कर दी गई, जिसमें चौथी है प्लाज्मा और फोर्थ है BEC मतलब आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर इनके एग्जांपल देखें तो H2 एक गैस अवस्था में पाया जाता है, उसे भाप कहते हैं। अगर H2 की बात करें तो H2 जल है। अपन जल की बात कर रहे हैं, तो जल की बात करें तो अगर जल गैस अवस्था में पाया जाए तो कैसे किस रूप में पाया जाएगा, तो वो भाप में पाया जाएगा, जैसे स्टीम। अगर जल द्रव्य अवस्था में तो वो तो जल है ही, वाटर, वैसे हम जानते हैं। और अगर ठोस अवस्था में पाया जाए तो जल किस रूप में पाया जाता है, वो ठोस अवस्था में पाया जाए तो वो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। आइस जल से ही तो बनती है, तो वो एक ठोस जल हो गया। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि जो 5 अवस्था होती है, तो अब वैज्ञानिकों ने 5 अवस्था पर विचार कर, इनमें प्लाज्मा गया, बोस हो गया, आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC भी शामिल है। पदार्थ की अवस्था के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ या द्रव्य की 3 अवस्थाओं को भिन्न विशिष्ट गुणों के आधार पर पहचाना जा सकता है।
जैसे कि ठोस अवस्था सॉलिड, हमारे चारों ओर असंख्य पदार्थ ठोस रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, पेंसिल आदि, कंप्यूटर नमक आदि। ठीक है, अगर ठोस अवस्था की बात करें तो अपने आसपास की बात करें तो जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, पत्थर हो गया, पेंसिल हो गई, ये ठोस अवस्था में वो पाए जाते हैं। ठोस अवस्था के विभिन्न अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। अगर ठोस अवस्था की गुणधर्मों की बात करें तो जैसे ठोस का आकार निश्चित होता है, कि ठोस का आकार निश्चित हो, जैसे ये पेन है, ये पेन का आकार ये एक निश्चित है कि इसका आकार यही है, और इसका आयतन भी निश्चित होता है, मतलब इसको मैं रख दिया तो ये इतनी जगह घेरेगा, इसका आयतन निश्चित है कि ये इसको यहाँ रखेगा तो इतनी साइज, मतलब इतनी दूर फैलेगा या फैलेगा। ठीक है, अगर घनत्व की बात करें तो इस घनत्व अधिक होता है, ठोस का घनत्व अधिक होता है। क्यों होता है ठोस का घनत्व अधिक क्यों होता है? क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक होता है, द्रव्यमान अधिक होता है, तो इसलिए उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। तो अगर अब जैसे घनत्व की बात करें तो जिसका घनत्व कोई भी चीज़ की घनत्व की बात करें, जैसे कोई पत्थर है, अपन उस पत्थर को पानी में डालते हैं तो पत्थर नीचे चला जाता है, क्योंकि उसका वो एक ठोस है, पत्थर तो ठोस है, तो वो पानी में गया तो नीचे चला गया। तो उसका मतलब उसका घनत्व क्या ज़्यादा है ठोस पत्थर का, और जल का घनत्व क्या कम था, तो इसके कारण वो पत्थर नीचे चला गया। ठीक है, ठोस में संपीड़ितता का नगण्य होती है, मतलब किसी ठोस को मतलब अपन दबा के एक नहीं कर सकते, मतलब दबा के छोटा नहीं कर सकते। या भाई पेन को अपन कितना संपीड़ित दबाएंगे, मतलब इसका फोर्स डालने का कुछ इफेक्ट नहीं करके अपन कर सकते हैं क्या, तो ये नगण्य का होता है। ठोस के कणों के मध्य उच्च अंतराणु का आकर्षण बल होता है, मतलब ठोस के कणों के बीच में उच्च अंतराणु का बल पाया जाता है, मतलब उनके जो एक ठोस के मतलब ठोस के कणों से मिलकर बना है, तो ठोस के कणों उनके बीच में कुछ आकर्षण बल के कारण वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ऐसे जुड़े होते हैं। तो ऐसे जुड़े होते हैं उनके बीच में एक बॉन्ड या बंध पाया जाता है, अंतराणु के आकर्षण बल कहते हैं, इसके कारण वो जुड़े होते हैं, या मतलब एक दूसरे के अटैच होते हैं। ठोस के कणों विसरण अत्यंत कम होता है। ठोस के कण मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जैसे एक कण है, दो कण हो गए, जैसे ये दो कण हो गए, ये और ये कण जैसे इनको गतिशील नहीं होते, एक दूसरे को विसरण नहीं करते, क्योंकि ये एक दूसरे के पास होते हैं, ये ऐसे। तो अब ठोस अगर डायग्राम इस ठोस की अगर ऐसे होते हैं, ठोस ऐसे बना होता है, जो ठोस है ऐसे बना होता है, इनके बीच में गैप, मतलब आकर्षण बल, अंतराणु का आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, और इनके बीच में गैप। अब इनको गति करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कहाँ गति करेंगे, तो ये मतलब इनका विसरण कम होता है। ठीक है, अब द्रव अवस्था की बात करें, लिक्विड स्टेट की डिस्कस करें लिक्विड स्टेट के बारे में, तो जैसे जल हो गया, सरसों का तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, द्रव के उदाहरण हुए। द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु इनकी आकृति निश्चित नहीं होती, मतलब द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, मतलब एक पात्र में 1 लीटर जल लिया और उसमें किसी पात्र में डाला, तो मतलब जितनी जगह गिरेगा उतनी गिरेगा, ऐसे नहीं तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, लेकिन परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। आकृति इसलिए निश्चित नहीं होती क्योंकि अपन कोई एक पानी लिया, पानी को अपन एक जग में डाला, तो एक मतलब जगह अगर अपन उसको फर्श पे डाल देंगे तो चारों तरफ बिखर जाएगा, तो उसकी साइज मतलब आकृति तो अलग हो गई, जल में कुछ और थी, फर्श पे डाला कुछ और हो गया, यह आकृति, तो इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। ये पात्र के अनुसार आकार लेता है, मतलब जो अभी मैंने बताया कि मतलब जग में डाला, किसी जग या बाल्टी में डालते हैं, तो जग में डालेंगे तो उसी अनुसार आकृति हो जाएगी, बाल्टी में डालेंगे उसके अनुसार, अगर फर्श पे डालेंगे तो फैल जाएगा, तो उस अनुसार आकृति बढ़ती है। द्रव को उड़ेला फैलाया जा सकता है। द्रव के गुण ठोस और गैस के मध्यवर्ती होते हैं। द्रव अवस्था के निम्नलिखित अभिलाक्षण गुणधर्मों की बात करें, द्रव अवस्था के गुणधर्मों की बात करें तो द्रव का आकार निश्चित होता है, आकार तो निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। नहीं, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, मतलब अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित हो, लेकिन आयतन निश्चित होता है।
द्रव्य का घनत्व गैस से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। जो द्रव्य का घनत्व होता है वो तो ठोस से तो कम होता है, लेकिन गैस से ज़्यादा होता है। तो गैस के अब जब गैस का तो हम जब आगे बढ़ेंगे अभी इसके बाद में, द्रव्य में संपीड़ितता बहुत कम होती है। जो द्रव्य होता है उसमें संपीड़ितता बहुत कम होती है, मतलब द्रव्य को मतलब दबाया बहुत कम होती है, मतलब थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं कर सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते। द्रव्य में कणों के मध्य दुर्बल अंतराणु आकर्षण बल होता है, पाया जाता है। द्रव्य कणों में विसरण गैस से कम परंतु ठोस से ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर दुर्बल आकर्षण बल की बात करें तो द्रव्य कण ऐसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप होता है इनके बीच में। तो ये दुर्बल मतलब उनको बल तो लग रहा है लेकिन कम लग रहा है, मतलब ये ज़्यादा लगता तो ये दोनों ठोस की तरह एक दूसरे कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। और इनका विसरण कम होता है, तो थोड़ी जगह कम है तो ये इनके बीच में जगह कम है तो फैलने के लिए जगह भी कम है, तो इनका विसरण भी कम ही होगा। आगे बात करेंगे गैस अवस्था की। गैस स्टेट की बात करें अपन तो हमारे आसपास उपस्थित वायु गैस अवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगर गैस की बात करें तो जो वायु हवा है जो अपने आसपास, उसका गैस का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, अन्य उदाहरण जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस के उदाहरण है। गैस अवस्था में निम्नलिखित अभिलक्षण गुण। गैस का आकार अनिश्चित होता है। गैस का कोई आकार नहीं होता। हवा का कोई आकार होता है कि इधर से इधर, जिधर कम से ज़्यादा से कम की ओर बहती रहती है हवा। गैस का कोई आकार नहीं, ये पात्र के आकार के अनुसार आकार ले लेती है। लेकिन ये पात्र के अनुसार मतलब जैसे अपन घरेलू गैस यूज़ करते हैं, उसमें सिलेंडर में डाल के संपीड़ित करके उसमें डाल देता है उसको, तो उसमें एक आकार ले लेती है, तो उसके अनुसार ये आकार ले लेती है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, इसका कोई आयतन नहीं होता। आयतन तो होता है लेकिन अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता कि ये इसका आयतन। ये पात्र के आकार के अनुसार आयतन ले लेती है, क्योंकि पात्र के अनुसार ये आयतन लेती है। गैस का घनत्व अत्यधिक कम होता है। गैस का घनत्व कम होता है, इसको संपीड़ित अत्यधिक किया जाता है। संपीड़ित मतलब इसको संपीड़ित दबा के इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे गैस सिलेंडर होता है, उसमें गैस होती है वो संपीड़ित करके डाली होती है, तो अपन उस सिलेंडर को लाते हैं, तो जो लिक्विड स्टेट में जैसे द्रव अवस्था में लगता है जैसे कोई पानी हो इसमें, तो इस गैस को संपीड़ित करके डाला हुआ होता है। गैस के कणों के मध्य अंतराणु आकर्षण बल नगण्य होता है, मतलब उनके गैस के अणु होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होते हैं, दूर दूर होते हैं, इनके कण दूर दूर होते हैं। गैस के कणों का विसरण अत्यधिक अधिक होता है, जिसके कारण गैस के कण अत्यधिक दूर होने के कारण इधर से उधर मतलब दौड़ते रहते हैं। जैसे हवा हो गई, हवा इधर से कभी इधर से आई, कभी इधर से गई, कभी इधर से गई, तो ऐसे विसरण हो जाता है। ये शीघ्रतापूर्वक सभी जगह फैल जाती है। गैस के कणों के मध्य अत्यधिक दूरी होती है। अधिक दाब लगाकर ताप कम करके इन्हें समीप लाया जा सकता है एवं द्रवित किया जा सकता है। ईंधन के रूप में प्रयुक्त सीएनजी का नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी का नाम द्रवित प्राकृतिक गैस। ये जो अपन सीएनजी अपन डोमेस्टिक में यूज करते हैं, सिलेंडर यूज करते हैं, सीएनजी आती है जो गाड़ी वाहनों में यूज करते हैं, उसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। और जो एलपीजी होती है जो अपने घरों में घरेलू खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, वो द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। ये अपनी हिस्ट्री ने मैंने एक बना के बताई थी। जैसे द्रव्य के तो ये दूर दूर एक फैले हुए होते हैं, इधर जा रहा कोई, इधर जा रहा कोई, इधर जा रहा कोई, और ये द्रव्य हो गए जो, तो इसमें बीच में गैप कम है और ठोस गैप ही नहीं है। कर्नाद का सिद्धांत, कर्नाद का थ्योरी प्राचीन भारतीय ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की अविभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईस्वी पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्नाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्यों को परिभाषित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी, तब प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। अर्थात में
सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। कणाद का सिद्धांत थ्योरी क्या कहते हैं, कणाद ने कहा था कि महर्षि, इनका नाम महर्षि कणाद है, इनको प्रतिपादित किया था कि यदि हम कोई देरों को विभाजित करते हैं, कोई देरो है उसको विभाजित करते हैं, तो वो छोटे छोटे कणों में प्राप्त होते जाएंगे और अंत तक एक ऐसी, और उनको छोटे छोटे कणों में विभाजित हम करते आगे करते जाएंगे तो उनकी एक ऐसी स्टेट या एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें उनको अपन विभाजित नहीं कर सकते, तो वो एक सूक्ष्म कण होगा, विभाजित नहीं कर सकते तो सूक्ष्म कण होगा। ये उन कणाद ने थोड़ी दी थी, कहा था। और इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा था। और जो लास्ट में जो कण बचेगा उसको अपन विभाजित नहीं कर सकते हैं ना, उसको विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते उसको वो होगा परमाणु, उसे परमाणु कहा था। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पक्कुदा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्य संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें दैर्घ्य के विभिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय, लगभग 460 से 370 ईस्वी पूर्व, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिक एवं लियूलिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम दैर्घ्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्हें अविभाजित कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कण कहा था। उपरोक्त सभी दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनको सबके वो देखते हुए 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जॉन डाल्टन ने दैर्घ्य विभाजित विचार प्रदर्शन किया था, जिससे हम उस समय पर दार्शनिक माना जाता है। ग्रीक दार्शनिक के दैर्घ्य को सूक्ष्म अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया था। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में दैर्घ्य संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम को युक्तिगत व्यवस्था की थी। मतलब वो ये कि वो जो दैर्घ्य के छोटे छोटे कणों जिसे अपन लास्ट में विभाजित नहीं कर सकते, उसको परमाणु नाम, डाल्टन ने वो परमाणु नाम दिया था। परमाणु की बात करें, एटम की बात करें, तो डाल्टन के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार सभी दैर्घ्य चाहे तत्व यौगिकों मिश्रणों सूक्ष्म कणों में बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अत्यधिक सूक्ष्म कण होते हैं। इन्हें आकार लगभग, परमाणु का आकार 10 की पावर -10 मीटर प्रास का होता है। अधिकांश तत्वों में परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। मतलब जो परमाणु होते हैं स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु अणु या तो परमाणु अणु बनाएंगे या आयन बनाते हैं। ये अणु अवस्था आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह दैर्घ्य बनाते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मतलब परमाणु में मिलकर अणु आयन बनाते हैं, और ये अणु और आयन अत्यधिक संख्या में इकट्ठे होकर दैर्घ्य बनाते हैं, जिसे अपन देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये एटम है। अगर बात करें बात करते हैं तो अणु की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो अणु साधारणतः दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है। अणु क्या है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है। मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब जो परमाणु होते हैं आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर अणु बनाते हैं, जिन्हें सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अतः किसी तत्व या यौगिक को सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है अतः उस यौगिक को सभी गुणधर्म में प्रदर्शित कर सकता है, अणु कहलाता है। जैसे नमक का अणु, फास्फोरस का अणु। ये अणु मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि
परमाणु से मिलकर बना होता है। कैसे परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु क्या रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं और जोड़ने के बाद परमाणु बनाते हैं, परमाणु बने होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु यौगिक के रूप में जो अणु होते हैं यौगिक के रूप में होते हैं, जैसे नमक हो गया, नमक को पारस्परिक अणु हो गया आदि। अगर तत्वों की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें, तो एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं। मतलब जो परमाणु जुड़े होते हैं वो एक ही प्रकार के जुड़े होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा, गंधक आदि। सोना, चांदी, लोहा आदि मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब तक अपन अगर तत्वों की बात करें तो अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। किसी तत्व का अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे ऑर्गन, हीलियम इत्यादि। अनेक तत्व के अणु उसी तत्व के अणु केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के अणु ऑक्सीजन व O2 व O3 होते हैं। जैसे क्रमशः ऑक्सीजन के दो परमाणु एवं ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। O2 को डाइऑक्सीजन तथा O3 को ओजोन कहते हैं। O2 को ऑक्सीजन और O3 को ओजोन कहते हैं। जब आपने सुना होगा ओजोन वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, वो एक O3 होती है। किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता एटोमिसिटी कहते हैं। ओजोनों में ऑक्सीजन की परमाणुकता 3 होती है। मगर किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 है, तो इसमें एटोमिसिटी कितनी, परमाणुकता कितनी होगी, 3 हो गई। अगर यौगिक के बारे में 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से तत्वों को अब पहले तो क्या था, पहले हम डिस्कस कर रहे थे। पहले तो मतलब एटम परमाणु अकेला होता है। दूसरा पर अणु की बात करें, अणु क्या होता है, अणु होता है 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है अणु। और तत्व क्या होता है, तत्व एक ही प्रकार के दो समूह परमाणुओं के समूह से बना होता है। अब यौगिक की बात करें तो यौगिक क्या होता है, यौगिक परमाणुओं का निश्चित अनुपात तो होता है, लेकिन रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं, तत्व के परमाणु जो तत्व होते हैं, तत्व रासायनिक संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं, उसे संयोग करके जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे नमक, जल, अमोनिया हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया। नमक में नमक हो गया, जल हो गया, अमोनिया, सल्फ्यूरिक हो गया। यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता है एवं जिसमें यौगिक के सारे गुणधर्म विद्यमान हो उसे यौगिक का अणु कहते हैं। जैसे जल हो गया, जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O गुण। अमोनिया होगा, अमोनिया को अनस्त्री कहते हैं। अणु का अनस्त्री हो गया। अगर बात करें मिश्रण की, मिक्सर का 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक से 2 या 2 से तत्व या यौगिक मिलकर अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो उसे बने पदार्थ को ही मिश्रण कहते हैं। इसमें अवयव के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं होता है। इनके अवयव होते हैं उनके मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं होता। ये इन्हें आसानी भौतिक विधि आधार पर तक किया जाता है, मतलब इन्हें आसानी से अलग भी कर सकते हैं अपन। जैसे वायुओं का मिश्रण होगा जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल पाया जाता है। मतलब अगर वायु का मिश्रण की बात करें तो वायु में नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, H2 जल पाया जाता है, जल किसी भाप के रूप में पाया जाता है, आदि अवयव पाए जाते हैं। अगर मिश्रण को 2 या 2 से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सर और विषमांगी मिश्रण हेट्रोजेनियस मिक्सर। अगर सममांगी मिश्रण की बात करते हैं ऐसे मिश्रण जिसमें सभी अवयव एक ही अवस्था में होते हैं, जैसे सममांगी मिश्रण के जैसे वायु हो गया, विलयन हो गया आदि। अगर विषमांगी मिश्रण की बात करें तो ऐसे मिश्रण जिनमें अवयव भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध हो गया, बादल हो गया, धुआं हो गया। अब समांगी और विषमांगी की बात करें तो कैसे मिश्रण, जैसे वायु तो वायु और विलयन हो गया, कोई विलयन हो गया।
और दूध की बात की, दूध में जल और बादल में क्या होता है, दूध में क्या होता है, जल और दूध होता है, बादल में बादल जल और धुआं में क्या हो गया, धुआं में धूलकण और जो पोल्यूशन होता है वो हो गया। ये डायग्राम के द्वारा ये अगर मिश्रण की बात करते हैं ये हो गया, योगी की बात करते हैं ये हो गया, और तत्व की बात करते हैं ये हो गया। डायग्राम के द्वारा भी शो कर सका। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, चेंजेज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। जब भी एक देह अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों को बदलता है तो यह परिवर्तन कहलाता है। जैसे रंग, गंध, अवस्था, प्रकृति, गुणधर्म आदि किसी भी प्रकार के परिवर्तन होना एक क्रिया है। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण समान रहे परंतु भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, इन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ को गर्म करने पर जल प्राप्त हो जाता है। कोई बर्फ़ होता है उसको गर्म करेंगे तो जल में चेंज हो गया। मतलब पहले उसकी अवस्था क्या थी, ठोस अवस्था, मतलब बर्फ़ एक ठोस ही तो था, उसको अपन गर्म किया तो वो क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। मतलब उसकी अवस्था चेंज हो गई, लिक्विड में मतलब जल में चेंज हो गया वो, तो उसको एक भौतिक परिवर्तन हो गया था। तो जली, पहले बर्फ़ के रूप में भी वो जली था और गर्म करने पर वो देरों हो गया, तो अब भी वो जली है। मतलब अवस्था तो चेंज हो गई लेकिन उसकी भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें अवस्था को ठोस से देरों हो जाती है, परंतु रासायनिक दृष्टि से दोनों समान है, अर्थात दोनों का अणुसूत्र। जैसे H2 जल का मतलब H2 बर्फ़ के रूप में उसको गर्म किया तो H2 जली मिला, लेकिन वो देरों के रूप में मिल गया, बस फर्क इतना है, लेकिन है तो जली। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात परिवर्तन के द्वारा नए रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। यहाँ कार्बन ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है। यहाँ अवस्था के साथ साथ रासायनिक सूत्रों में भी परिवर्तन हुआ है। जैसे ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। अब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो अपन में लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। मतलब कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, उनको दोनों को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब चेंज हुआ है। तो मतलब पहले तो ये कार्बन ऑक्सीजन अलग थे, वो एक हो गए, मतलब उनके रासायनिक परिवर्तन हो गया। प्रस्तुति चित्र में कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है, जबकि कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अगर कागज का फट गया तो वो भौतिक परिवर्तन है, और कागज को वापस भी लगा सकते हैं, तो मतलब ये तो भौतिक परिवर्तन। और कागज का जलना, अगर कागज को जला ही दिया अपन तो वो तो राख में चेंज हो जाएगा, मतलब तो वो उसको वापस राख का कागज तो बना नहीं सकते अपन, तो वो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। यही है। तो अब आगे अपन आज के लिए इतने ही। कल अपन देरों की अवस्था परिवर्तन और उसका प्रभाव पड़ेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।